वो शादी के बाद भी अपनी जेबीटी की पढ़ाई कर रही थी, जिस वजह से उसका ज्यादातर वक्त पढ़ाई करने या फिर एग्जाम देने में ही निकल जाया करता था। मधु घर की जिम्मेदारियों में अपना कोई खास योगदान नहीं दे पाती थी, जिस वजह से सरोज बहुत परेशान रहती और अक्सर ही अपनी बहू को खरी खोटी सुनाया करती। ऐसी एक सुबह मधु जल्दी उठकर सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी जल्दबाजी में उसे एक पराठा जल जाता है और पूरी रसोई में उसकी महक फैल जाती है। तभी सरोज आती है और बोलती है, हाय रे, सुबह सुबह जले हुए पराठे की स्मेल आ रही है। क्या करती है तू? आराम से काम नहीं कर सकती क्या? पूरे घर में बदबू बदबू फैला रखी है तूने। माँ जी, वो ना आज मेरा एग्जाम है ना, तो मुझे टाइम से एग्जाम सेंटर भी तो पहुँचना है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। अरे बहू, तू और तेरे एग्जाम मुझे आज तक समझ नहीं आए। अरे कभी ये पेपर कभी वो पेपर। अरे कितने पेपर है तेरे? पेपर है ये द्रौपदी की साड़ी, खत्म ही नहीं होते। अब मैं क्या करूँ? टीचर बनना है तो पेपर भी तो देने पड़ेंगे ना। पेपर नहीं दूंगी तो आगे जाकर मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? अरे क्या करेगी नौकरी का? नौकरी का अचार डालेगी क्या? इतनी अच्छी नौकरी तेरे को मैंने दे तो रखी है। अरे तेरे को घर संभालने की नौकरी दे रखी, घर की जिम्मेदारी दे रखी है, इतना सारा काम दे रखा है, वो संभाल। माँ जी, मैं घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से तो संभाल रही हूँ। अरे ये तो सब दिख ही रहा है, ये सारे जले हुए पराठे बना रखे तूने। देखिए माँ जी, आज मेरा एग्जाम है तो आप मुझसे सुबह सुबह लड़कर ना मेरा मूड खराब मत कीजिए, वरना मेरा पूरा पेपर खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो ग्रहण हूँ, जैसी आ जाती तेरा पेपर खराब हो जाता है। अरे पेपर ढंगा करेगी, कुछ करेगी, पढ़ाई करेगी तभी तो पेपर ढंग के होंगे तेरे। अरे ओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रही है तू? अब जा जाके पढ़ ले थोड़ा, फिर कहेगी मेरी वजह से फेल हो गई है। जा, और जो भी बचा है ना मैं कर ही लूंगी अपने आप ही, तेरी जरूरत नहीं है। जा तू पढ़ ले अपना। ऐसे ही दोनों सास बहू के बीच सुबह सुबह तू मैं हो जाती है और वक्त की कमी को देखते हुए मधु अपने कमरे में जाकर तैयार होती है और बिना नाश्ता किए ही अपना पेपर देने के लिए घर से निकल जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। थकी हारी मधु एग्जाम देकर घर पर वापस आती है। तभी सरोज बोलती है, अरे आ गई महारानी, पेपर दे दिया? जी माँ जी, आ गई। अरे वैसे तो मैंने सुना है पेपर 3 घंटे का होता है, लेकिन तू सुबह गई थी, अब शाम को लौट रही है। बेटा तू पेपर अपना ही करती है ना, या एरो गैरो का भी कर लेती है? अरे मेरा मतलब ये है कि तू अपने आप को ये सोचती होगी कि मुझे बहुत ज्यादा आता है, बहुत अच्छा आता है, और मैं दूसरों का भी पेपर कर लेती हूँ। माँ जी, जहाँ पेपर देने जाना था ना, वो जगह ना बहुत दूर थी, और आपको तो पता ही है ना कि सुबह और शाम के समय सड़क पर कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है। हाँ हाँ, किसी को घर के काम ना करने हो ना, और काम से भागना हो, तो हर जगह कुछ ना कुछ काम ही निकालते रहते। ये रुक गया, ये हो गया, ये हो गया। अब तो देखो माँ जी, मैं पेपर देने जाती हूँ तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए देने चाहती हूँ, और मुझे ना कोई शौक नहीं है कि मैं पेपर का नाम लेकर बेवजह ही घर से बाहर घूमूं। अरे बहू, तुझे मिर्ची क्यों लग रही है इतनी? मैंने तो इतना कुछ बोला भी नहीं है, जो तू इतना मुंह फुला रही है। तूने अब खुद ही बोल दिया, तो इसका मतलब यही है तू सच ही बोल रही है। माँ जी, यानी कि आप यही सब सोचती हैं? वैसे बहू, तू जो समझ रही है ना, ठीक ही समझ रही है। माँ जी, आप जानती है ना कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ उसमें बार बार पेपर देना जरूरी होता है। मुझे वैसे इतना ही पता है, शादी के बाद लड़की का ना बस घर संभालने का काम होता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं होता। पहला धर्म ससुराल को संभालना होता है, और उसके बाद कुछ और आ जाता है। आपसे तो ना बहस करना ही बेकार है। गुस्से में तमतमाती हुई मधु वहाँ से उठकर चली जाती है। घर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए मधु घर की जिम्मेदारियों और अपनी पढ़ाई दोनों को ही बराबर का समय देने लगती है। और फिर भी सरोज को मधु का पढ़ाई करना और उसका एग्जाम देने जाना बहुत ही खटकता रहता था, जिस वजह से सरोज किसी न किसी बात को लेकर मधु को सुनाने का मौका ढूंढती ही रहती। इन सब से परेशान होकर एक दिन मधु अपने पति विवेक से कहती है, सुनिए जी, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती ना, आप एक काम कीजिए, मुझे किसी पीजी में छोड़ाओ। क्यों, तुमसे इस घर में रहा नहीं जा रहा क्या, जो पीजी छोड़ दूं मैं तुम्हें? मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन माँ जी को ना बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे रहने से।
क्या मतलब है तुम्हारा? अरे यार, अब तुम तो जानते हो ना कि मुझे आए दिन कहीं ना कहीं एग्जाम देने के लिए जाना होता है। जब तक मेरी जेबीटी क्लियर नहीं हो जाती ना, एग्जाम तो मुझे देने ही होंगे ताकि मुझे नौकरी मिल सके। लेकिन माँ जी को ये बात तो समझ में ही नहीं आती। उन्हें लगता है ना कि मैं एग्जाम के नाम पर घूमने जाती हूँ। तो तुम माँ को समझा दो ना, उनसे सारी बातें क्लियर कर लो। मैंने तो क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। आप बताओ मैं क्या करूँ? देखो, ये तुम्हारी और माँ के आपस की बात है, और मेरी तरफ से मैंने तुम्हें पढ़ाई करने की और एग्जाम देने की परमिशन दे रखी है, तो मुझसे बहस मत करो इस बारे में। विवेक का भी ऐसा जवाब सुनकर मधु कुछ नहीं कहती और दिन गुजरते चले जाते हैं। जैसे तैसे करके मधु अपने ससुराल में पढ़ाई करते हुए दिन बिता रही थी। एक शाम सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मधु बोलती है, सुनिए जी, वो मेरे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तो उससे पहले मुझे ट्यूशन लगवाना था। अच्छा जी, फिर से पेपर आ गए तेरे? जी माँ जी, इस बार फाइनल पेपर है। ये पेपर पास हो गए ना तो मेरी जेबीटी क्लियर हो जाएगी। पता नहीं तेरा ये एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा। अरे तू पेपर ढंग से देती है या नहीं देती है? या तो पूरी जिंदगी पेपर ही देती रह जाएगी तू तो। माँ जी, आप कम से कम ऐसा तो मत कहिए। अरे सही तो कह रही हूँ, और क्या कहूँ मैं? पेपर देने तो जाती थी, वो तो काम करती थी, ऊपर से एक नया से अप्पा लेती है। अब ट्यूशन वाला नया पंगा लेने को तैयार है तू। माँ जी, मेरा ट्यूशन लगवाना जरूरी है, इसलिए मैंने बोला है। कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही और वो पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में जरूरी तो बहुत कुछ होता है बहू, उसके लिए तो तूने कभी ट्यूशन नहीं लिया। माँ जी, आप हर चीज को लेकर घर से क्यों जोड़ देती हो? वैसे भी तू सारा ध्यान जहाँ पर लगाना चाहिए, जहाँ पर जरूरत है, वहाँ पे तो लगाती ही नहीं है, बाकी सारी चीजों पे लगा देती है तू। क्या आप दोनों छोटे बच्चों की तरह लड़ रही हो? और मधु, तुम ट्यूशन जाना चाहती हो ना, तो ठीक है, चली जाना, लड़ो मत मगर। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी ये? कहीं नहीं जाना इसको, और कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं। जो तेरे को पेपर देने हैं ना, घर पे ही पढ़ ले, लेकिन घर से बाहर तू निकलेगी नहीं। ठीक है, मैं नहीं जा रही ट्यूशन, घर में रहकर ही पढ़ाई कर लूंगी। अब तो खुश हो ना आप? इतना कहकर मधु बात को खत्म कर देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। मधु के फाइनल एग्जाम पास आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सरोज का मधु से एग्जाम को लेकर कलेश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में मधु का पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लग पा रहा था। इन सब से परेशान होकर एक दिन मधु खुद से कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दिमाग तो घर की टेंशन में ही उलझ जाएगा और मैं पढ़ाई कब कर पाऊंगी। मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। मुझसे जितना होगा ना, मुझे माँ जी से बहस करनी कम करनी पड़ेगी। मुझे अपने काम और अपनी पढ़ाई दोनों को बिल्कुल एक साथ लेकर चलना होगा, तभी बात बनेगी। इतना सोचकर बेचारी मधु खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाती है, जिसमें वो घर के सभी कामों से लेकर अपनी पढ़ाई तक का सारा काम डिवाइड करती है। साथ ही मधु अपने दिमाग को शांत रखने के लिए सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करना भी शुरू करती है। ऐसी एक दिन सरोज की सहेली कोमल उससे मिलने के लिए घर आती है और सरोज अपनी सहेली को देखकर ये मौका भी नहीं छोड़ती और कोमल के सामने अपनी बहू की चुगलियां करते हुए बोलती है, मेरी बहू ना कोई सा भी काम नहीं करती, सारा दिन बस ये कहती रहती है, मेरे पेपर आ रहे, मेरे पेपर आ रहे, मुझे पेपर देने, मुझे ट्यूशन लगवा दो, ये लगवा दो। अरे पेपर के लिए ध्यान जरूरी है, वही होता है, और ध्यान देगी तो पेपर हो जाएगा उसका। अरे तुझसे ये क्या ही कहूँ मैं, उसका ये सब चलता ही रहता है पूरे दिन। अच्छा ये बात है, फिर तो आजकल ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाने का भी कोई फायदा नहीं है। अरे और नहीं तो क्या, नुकसान ही नुकसान है हर जगह। और जुबान तो देखो कैंचे की तरह चलती है। अरे 10 फुट लंबे जमाने इसकी, चलाती रहती, रुकती ही नहीं है। ये तो याद करके बैठी होती है कि कब मेरे साथ मुझे एक थोड़ा सा भी कुछ कह दे, मैं उसके लिए पटर पटर बोलती रहूं बस। अरे तू थोड़ा ना लगाम कस ले, पता नहीं पेपर के बहाने बाहर जाकर ये क्या करती होगी। अरे कल को कुछ हो गया इसको तो हम क्या करेंगे? हमारे परिवार की बदनामी अलग होगी। अरे बेटे को समझा के थक चुकी हूँ, लेकिन वो समझने को राजी नहीं है। वो निकम्मा मेरी बात समझे तभी ना। अरे तो तू ही कुछ कर, बेटे को क्यों बीच में ला रही है?
और वैसे भी आजकल ना बेटे से ज्यादा सास की चलती है। ऐसे ही कोमल सरोज को और भी ज्यादा भड़का देती है। अब तो पहले सरोज मधु की काम में थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करती थी, लेकिन अब तो वो आराम से बैठी बैठी बस ऑर्डर ही मारा करती, जिस वजह से मधु ने जो टाइम टेबल बनाया था वो उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती और एक दिन वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप सारा दिन या तो टीवी देखती रहती हो या फिर पड़ोसनों के साथ बैठकर चुगलियाँ करती रहती हो। क्या आप थोड़ी सी मेरे काम में हेल्प नहीं करवा सकती? आपको पता है ना कि मेरे पेपर आने वाले हैं। अरे तो मैं क्या करूं? आने वाले हैं तो आ जाएंगे और आकर चले जाएंगे। तो माँ जी, मुझे उसके लिए तैयारी भी तो करनी होगी ना। अगर मैं तैयारी नहीं करूँगी तो पेपर कैसे देने जाऊंगी? लिख कर क्या आऊंगी मैं वहाँ पर? अरे मुझे तेरे पेपर से ना कोई मतलब नहीं है। तू जा रही है पढ़ने, तू जा, नहीं जा रही तो मत जा। तू मेरा कौन सा फायदा करा रही है? मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा इसमें। पढ़ना तो मुझे है ही, पर कम से कम आप बाकी कामों में मेरी मदद तो कर सकती हो ना, ताकि मुझे थोड़ा समय मिल सके। देख बहू, मैंने तुझे नहीं कहा तू जाके पेपर दे। अरे तू अपने आप से खुद ही जा रही है तो मैं क्या करूं? और तेरी परेशानी है तो अपने तक रख और खुद ही निपटा, मुझे मत घसीट इसमें। अपनी सास की बातों से मधु को समझ आ जाता है कि सब कुछ वो जानबूझकर कर रही थी ताकि मधु एग्जाम देने ना जा पाए और ना ही पढ़ पाए। और अब मधु भी बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली थी। इतना कुछ होते हुए भी उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। वो लगातार पढ़ाई करती रही। सरोज सब कुछ देखती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू की मदद नहीं करती। ऐसे एक शाम मधु अपने कमरे में एक बैग के अंदर जरूरत का सामान रख रही थी। तभी वहाँ पर सरोज आती है और बोलती है, बहू तू क्या कर रही है? माँ जी, कल मेरा एग्जाम है ना, तो मैं बस तैयारी करके रख रही हूँ। सुबह जल्दी निकलना है ना मुझे, 12 बजे मेरा एग्जाम है। अच्छा ठीक है। इतना कहकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, अच्छा जी, कल पेपर है मैडम का, मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे जाती है पेपर देने। इतना कहकर सरोज आराम से सो जाती है। सुबह सुबह उठकर मधु घर का सारा काम खत्म कर देती है। सभी के लिए नाश्ता भी बनाकर रख देती है। तभी सरोज मधु को अपने कमरे में आवाज लगाती है। मधु अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि सरोज चादर ताने बेड पर लेटी है और बड़ी ही धीमी आवाज में बोलती है, बहू बहू मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, तू आज मेरे पास से कहीं मत जा, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है बहू। पर माँ जी, आज तो मेरा एग्जाम है और मेरा आज एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है बहू? तेरा पेपर मेरे से ज्यादा जरूरी है क्या? अब मैं मर गई तो क्या करेगी? माँ जी, आपको बुखार ही तो है ना, मैं आपको दवाई दे के जाती हूँ और शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने घर का सारा काम कर दिया है माँ जी। अरे मैं कह रही हूँ ना तेरे को, तू कहीं नहीं जाएगी। अरे मेरी तबीयत, अरे तू कहीं पे भी नहीं जाएगी, तुम मेरा ध्यान रखियो बस। मधु को अपनी सास की चाल समझ आ रही थी। वो बीमारी का झूठा नाटक कर रही है। तभी मधु अपने फोन से अपनी पहचान के एक डॉक्टर को फोन करती है और घर पर बुलाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर छबरी दास नाम है हमारा, सबका इलाज करना काम है हमारा। अरे पेशेंट कहाँ है? अरे पेशेंट दिखाओ, अभी इलाज करवाओ। और आज तो हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, घर आने के 100 रुपए ज्यादा लेंगे, लेकिन कह देते हैं। सरोज एकदम से डॉक्टर को अपने कमरे में आता देख थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी मधु बोलती है, डॉक्टर साहब, यही है मेरी माँ जी, इनको सुबह से ना बहुत बुखार है, जरा देखिए तो चेक करके बताइए। अरे मोरी मैया, ये तुम्हारी सास है? अरे मुझे लगा कोई भैंस बांध कर गया होगा। अरे अभी चेक करता हूँ। डॉक्टर मधु के बदन पर हाथ लगाते हैं, लेकिन उसका बदन बिल्कुल ठंडा था और मधु की तरफ देखते हुए डॉक्टर ने कहा, अरे मोरी मैया, अरे इन्हें तो सच में बहुत बुखार है। मुझे लगता है इन्हें ना इंजेक्शन देना होगा, लेकिन मेरे पास तो 4 इंजेक्शन है। कौन सा दूं? एक काम करता हूँ, चारों दे देता हूँ, एक बार में ठीक हो जाएंगी। हाँ, ये सही रहेगा। क्या इंजेक्शन? वो भी एक नहीं 4? नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं लोगी? अरे डॉक्टर हूँ, आया हूँ, चेक किया है तो इलाज करवाना होगा, वरना मैं ऑपरेशन कर दूंगा, कह देता हूँ।
अरे माँ जी, अगर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो ठीक कैसे होगी आप? इंजेक्शन तो आपको लगवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ जी को पकड़ लेती हूँ, आप जल्दी से इन्हें इंजेक्शन लगा दीजिए। अरे मैंने बहू कहा ना, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी तो नहीं लगवाऊंगी। माँ जी, लगवाना ही पड़ेगा ना, और वो भी आज और अभी के अभी। नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगी। इस डॉक्टर को भगाइए यहाँ से। अरे माता जी, ले लो इंजेक्शन। अरे क्या हो जाएगा? अरे पहली बार इंसान को लगाने जा रहा हूँ। अरे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वैसे भी घोड़ा, बिल्ली और बंदर, इनको लगाकर मैं बोर हो चुका हूँ। अब इंसान पे ट्राई करूँगा। हाँ, लगवा लीजिए। अरे 4 ही हैं। वो तो मैं घोड़े वाला इंजेक्शन लाता, लेकिन वो लाया नहीं ना, इसीलिए इन्हीं 4 से काम चलाइए। और हाँ, आपको मजा आएगा तो 2-3 और लगा दूंगा। अब बोलिए। ऐसे इंजेक्शन ना लगवाने की बहस में सरोज के मुंह से अपना सच निकल जाता है, जिसके बाद मधु और डॉक्टर दोनों ही बड़ी जोर से हंसते हैं और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मधु बोलती है, माँ जी, आपको क्या लगा था कि मैं आपकी चाल समझ नहीं सकती? मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि आप ये सब नाटक कर रही हैं। थोड़ा तो शर्म लिहाज कीजिए। आप सब जानती हैं कि मैं अपने घर में पढ़ाई और काम दोनों बराबर मेहनत से कर रही हूँ। फिर भी आप सारी चीजें नजरअंदाज करते हुए आज बीमारी का झूठा बहाना बनाकर मेरी सारी की हुई मेहनत पर पानी फेरना चाह रही थी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ जी। इतना कहकर मधु गुस्से में अपना सारा सामान उठाकर घर से पेपर देने के लिए निकल जाती है। लगातार कई दिन तक उसके एग्जाम चलते हैं। इस दौरान मधु अपनी सास से बिल्कुल बात नहीं करती। कुछ वक्त बाद मधु के एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसने बहुत ही अच्छे नंबर से अपनी जेबीटी के एग्जाम को क्लियर कर लिया था। यहाँ तक कि अखबार में उसकी फोटो भी आती है, जिसके बाद हर तरफ उसकी वाहवाही होती है। अपनी बहू की मेहनत और उसका फल देखकर सरोज को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से फिर कभी सरोज अपनी बहू के एग्जाम देने जाने पर ना तो सवाल उठाती और ना ही किसी किस्म की रुकावट उसकी पढ़ाई में पैदा करती।